सुशासन की सरकार बनते ही बिहार ने कई परिवर्तन देखे। उसमें से एक जनता दरबार जैसे कार्यक्रमों ने जनता के साथ सीधे संवाद स्थापित करने की एक नई पहल की। लेकिन समय के साथ जिस जनता दरबार ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई, उनसे उनका मोह भंग क्यों हुआ? तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जिला और मैं आपके साथ विपिन। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के प्रमुख चेहरे और बिहार के मुख्यमंत्री लंबे समय तक अपनी अलग कार्यशैली और जनहितैषी छवि के कारण चर्चा में रहे हैं। उनके नेतृत्व में बिहार ने कई परिवर्तन देखे और उनमें जनता दरबार जैसे कार्यक्रम ने जनता के साथ सीधे संवाद स्थापित करने की एक नई पहल की। लेकिन समय के साथ जिस जनता दरबार ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई, उनसे उनका मोह भंग क्यों हुआ? इस विषय को समझने के लिए हमें जनता दरबार की शुरुआती, उसकी सफलता, चुनौतियां और इसके पतन के पीछे के कारणों का गहराई से विचार करना होगा। जनता दरबार की अवधारणा नीतीश कुमार के सुशासन के एजेंडे का हिस्सा थी। साल 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही को खत्म करने के लिए नए कदम उठाए। जनता दरबार का उद्देश्य था जनता और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत करना। इसमें मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सीधे जनता से मिलते और उनकी समस्याओं को सुनते थे। यह मंच लोगों को अपनी शिकायतें, सुझाव और मुद्दे सीधे सरकार तक पहुंचाने का अवसर देता था। शुरुआती वर्षों में जनता दरबार ने अपार सफलता पाई। जनता को लगा कि उनका मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान देने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध है। हालांकि जनता दरबार ने काफी लोकप्रियता हासिल की, लेकिन इसके साथ कई समस्याएं भी उभरी। जनता दरबार में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे मामलों को संभालना मुश्किल होने लगा। कई बार शिकायतों का समाधान न होने पर जनता का गुस्सा बढ़ने लगा। जनता दरबार में नए बिचौलियों और दलालों का प्रवेश हो गया, जो लोगों के मामलों को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की मांग करने लगे। अधिकारी जनता दरबार में शिकायतों को सुलझाने में अधिक समय बिताने लगे, जिससे उनकी नियमित जिम्मेदारियां प्रभावित होने लगी। समय के साथ नीतीश कुमार का जनता दरबार से मोह भंग होने लगा। उसके पीछे कई कारण थे। पहला, व्यक्तिगत थकावट और तनाव। नीतीश कुमार ने जनता दरबार में वर्षों तक व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। यह एक समय मानसिक और शारीरिक थकावट का कारण बन गया। हजारों लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान देना अत्यधिक तनावपूर्ण कार्य था। दूसरा, प्रशासनिक अक्षमता। नीतीश कुमार ने महसूस किया कि जनता दरबार के माध्यम से दीर्घकालीन समाधान प्रदान करना संभव नहीं है। कई शिकायतें बार बार सामने आती थी, जो दर्शाती थी कि प्रशासनिक प्रणाली में गहराई तक सुधार की आवश्यकता है। तीसरा, राजनीतिक आलोचना। विपक्ष ने जनता दरबार को लोकप्रियता बटोरने का साधन करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार केवल अपनी छवि चमकाने के लिए जनता दरबार का उपयोग कर रहे थे। चौथा, विकल्पों की खोज। नीतीश कुमार ने बाद में शिकायत निवारण के लिए तकनीकी और प्रशासनिक उपायों की शुरुआत की, जैसे मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और जन संवाद। इस प्लेटफॉर्म पर जनता ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती है। पांचवा, बढ़ते राजनीतिक समीकरण। साल 2015 के बाद बिहार में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे। महागठबंधन, भाजपा के साथ गठजोड़ और फिर महागठबंधन में वापसी के बीच नीतीश कुमार का ध्यान जनता दरबार से हटकर राजनीतिक गठबंधनों और चुनावी रणनीतियों पर केंद्रित हो गया। जनता दरबार बंद होने के बाद भी इनका प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया गया। जनता के लिए सीधे संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम खत्म हो गया। हालांकि नीतीश कुमार ने तकनीकी साधनों के जरिए शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन जनता दरबार जैसी पारदर्शिता और व्यक्तिगत जुड़ाव का विकल्प नहीं मिल सका। बता दें कि जनता दरबार एक क्रांतिकारी पहल थी, जिससे नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के रूप में पहचान दिलाई। हालांकि इसकी सीमाएं और प्रशासनिक चुनौतियां धीरे धीरे अप्रभावी बताई गई। जनता दरबार से मोह भंग के पीछे नीतीश कुमार की राजनीतिक प्राथमिकताएं, प्रशासनिक समस्याएं और व्यक्तिगत थकान जैसे कारण जिम्मेदार हैं। आज जनता दरबार भले ही इतिहास बन चुका हो, लेकिन यह नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ऐसा अध्याय है जिससे उन्हें बिहार और देश भर में एक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित किया। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर ले, साथ ही अपना सुझाव
कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।